नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर पर। बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान भौतिकी के अध्याय 6 जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना कर रखते हैं। जो विद्यार्थी 90+ लाना चाहते हैं, तो जो विज्ञान में पूरे अंक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। ध्यान से सुनिए और तुरंत उत्तर सोचिए। ठीक है, लिखा गया है फर्स्ट में, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, वो बायोगैस का मतलब स्रोत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया सेकंड नंबर में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया O2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया NH3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया CO2 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया N2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, CO2 हो जाएगा सही आंसर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2 जो है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 3 नंबर में, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। मतलब सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दोनों और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा सही आंसर। मतलब सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन है? तो नाभिकीय संलयन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 4 नंबर में, नाभिकीय विखंडन। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं ना, तो आपको मतलब ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मतलब मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, लिखा है फोन में, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लोहे का छड़। जितना देर हम पढ़ते हैं ना ऑप्शन को, उतना देर आप सोचिए। ठीक है, मतलब कौन आंसर सही होगा इसमें। ओके, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कैडमियम का छड़ और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एल्युमिनियम का छड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, कैडमियम का छड़ हो जाएगा। और नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो कैडमियम का छड़ होता है प्रयुक्त। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 5 नंबर में, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1 MeV। पहले आप पूरा नोट्स को पढ़ के उसके बाद ये मतलब ये प्रैक्टिस वीडियो देखिएगा। ठीक है, पहले पूरा नोट्स को एक मतलब पूरा शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। उसका इस ये अगर पढ़िएगा ना, उसके बाद ये वीडियो अगर देखिएगा ना आप लोग, तो आपको ना पूरा ऑब्जेक्टिव आसान, पूरा आसान भाषा में बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इजी लगेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 10 EV, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 200 MeV और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया डी में 10 KeV। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, तो 200 MeV हो जाएगा। मतलब किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है तो 200 MeV होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 6 में, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? इसका आप लोग आंसर जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, पूरा पहले थिंकिंग करिए अच्छा से। बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कोयला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बिजली, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सूर्य और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परमाणु बम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य हो जाएगा। मतलब ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला है। 2026 एग्जाम के जो अभी 17 फरवरी से स्टार्ट होगा ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 7 नंबर में, बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है कितना? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 7 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सही आंसर। मतलब बॉक्साइड और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर 3 से 4 घंटे के अंदर, यहाँ के होगा, ठीक है, था मिस्टेक हो गया है, के अंदर का ताप हो जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 8 में, पावनों का देश कहा जाता है। हम ये जो अब वीडियो है ना, उसमें ना क्वेश्चन बैंक इंक्लूड है। ठीक, क्वेश्चन बैंक इंक्लूड है। उसके बाद मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन, उसके बाद बुक से, एनसीईआरटी जो बुक है ना, उससे बस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब खोज खोज के लाए हैं। ठीक है, लिखा है 8 में, पावनों का देश कहा जाता है किसको? मतलब पावनों का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भारत को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फिनलैंड को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है डेनमार्क को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अमेरिका को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क को ना पावनों का देश कहा जाता है। पावनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क जो है ना देश, उसको पावनों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग एक दिन अच्छा मार्क आएगा। ठीक है, बस 17 तारीख, आज कितना तारीख हो गया? तो आज हो गया 12 तारीख। ठीक है, अब बस 5 दिन देरी है एग्जाम का। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 9 में, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 15 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 150 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1.5 किलोमीटर पर घंटा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1500 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा सही आंसर। मतलब पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 10 में, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का इसमें से कौन ऐसा उदाहरण है जो जीवाश्म ईंधन ईंधन का है इसमें से? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कोयला। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पहले आप लोग पहले देखिए, बनाने का पूरा फॉर्मूला आप बता हैं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए एग्जाम हॉल में। पहले आपको आपने पहले ना पूरा मतलब पूरा सबसे पहले तो पूरा माइंड शांत रहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ओके, पूरा अच्छा से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, पूरा कॉन्सेंट्रेट फोकस करके। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया है, और जो आंसर होगा आराम से टिक मार दीजिएगा, मतलब वही वाला सीट पर। ठीक है, पूरा लेकिन पूरा फिल करिएगा, पूरा फिल, एक बार छोड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब ना मतलब मशीन में चेक होता है। ओके, तो लिखा गया 10 में जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कोयला। और आपको ये अगर इसका पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपको डिस्क्रिप्शन दिया होगा, व्हाट्सएप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ओके, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ आपको मिल सकता है, मिल जाएगा पक्का। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कोयला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गोबर गैस, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कोयला हो जाएगा। मतलब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो कोयला जो है ना वो जीवाश्म ईंधन का मतलब स्रोत है। ओके, मतलब उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। आप बन रहा है ना ऑब्जेक्टिव, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको अभी 10 में से कितना मार्क आया है। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से कितना मार्क आया है पूरा बताइएगा अच्छा से। अगर किसी का 10 में 10 आया है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। ओके, लिखा गया 11 में, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया घास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पवन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बहता जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, लकड़ी हो जाएगा सही आंसर। मतलब प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था तो लकड़ी था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 12 नंबर में, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वो सबसे मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला है, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, 2026 एग्जाम में, मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शक्ति, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ईंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा हो जाएगा। मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं।
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं आंसर में, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 13 नंबर में, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? गोबर गैस एक प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लकड़ी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चूल्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। बायोगैस हो जाएगा सही आंसर। मतलब गोबर गैस एक प्रकार की है, तो बायोगैस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 14 नंबर में, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सौर ऊर्जा हो जाएगा सही आंसर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा जो है ना, वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, एक दिन पक्का सफलता आएगा नीचे, ठीक है। ये लगा शांत कर देना इस बार, ओके। इतना अच्छा सब लिखना है ना क्वेश्चन एग्जाम में, सो मास्टर भी पागल हो जाए चेक करते करते, फाड़ देना है, ठीक है। चलते नेक्स्ट मतलब लिखा गया है 15 नंबर में, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 50%, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 60%, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 70%, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 15 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। 15% हो जाएगा सही आंसर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो 75% ना जैव गैस में ना एक मीथेन गैस 75% पाई जाती है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट कौन तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पवन ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा सही आंसर। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा सही आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलते हैं, लिखा गया है ए सब 17 नंबर में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बहुत भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है, ठीक है। यह क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सौर ऊष्मक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सौर कुकर, और ऑप्शन नंबर डी सी में लिखा गया सौर सेल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विद्युत मोटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 17 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। सौर सेल हो जाएगा सही आंसर। मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो सौर सेल करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 18 नंबर में, एक मतलब एक उत्तम गैस ईंधन इसमें से मतलब इस ये है ना चारों ऑप्शन, इसमें से कौन ऐसा है जो उत्तम ईंधन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कोयला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पेट्रोलियम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जैव गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। जैव गैस जो है ना, वो एक ना उत्तम ईंधन है, ठीक है। अगर इस किसी भी ऑप्शन में अगर आपको डाउट होगा ना, तो आप लोग कमेंट जरूर रखिएगा, लिखिएगा, ठीक है। और आपको कौन सा लेक्चर अगले मतलब इसके बाद चाहिए वो बताइएगा, हम आपको आपके लेकर आएंगे, ठीक है। जो भी आप बोलिएगा ना कमेंट में, वो पक्का आएगा तो आएगा। चलते हैं इसको तरफ। लिखा है 19 नंबर में, नरौरा और नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, इस यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरोरा नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 20 नंबर में, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा क्या है? जीवाश्मी ईंधन कौन सी ऊर्जा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वैकल्पिक स्रोत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर 20 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा सही आंसर। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है तो अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 21 में, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध जो है ना, वो किस नदी के किनारे बना है, तो ऑप्शन नंबर वही बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नर्मदा नदी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी हो जाएगा सही आंसर। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 22 में, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। वो टिहरी जो बांध है ना, वो किस नदी पर बना है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गंगा नदी भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया यमुना नदी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी भागीरथी हो जाएगा सही आंसर। और टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो गंगा नदी भागीरथी पर बना है, ठीक है। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 23 में, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। मतलब भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तीसरा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चौथा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पांचवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, पांचवा हो जाएगा सही आंसर। मतलब भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, तो पांचवा स्थान है, ठीक है। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 24 में, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लोहा का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चांदी का। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तांबा का। पहले आप अपने से सोचिए आंसर क्या होगा, उसके बाद हम लोग बताते हैं और तब देखिए, ठीक है। तो इससे ना आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सिलिकॉन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में 24 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन का। मतलब सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 25 में, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विद्युत संयंत्र ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है दृष्ट धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा। मतलब बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस गैस मतलब किस गैस में रूपांतर किस ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, तो स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 26 में, ऐसी पढ़ाई करती रहिए, ठीक है। लिखा है 26 नंबर में, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप मतलब तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 10 डिग्री सेल्सियस का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 15 डिग्री सेल्सियस का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 20 डिग्री सेल्सियस का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 25 डिग्री सेल्सियस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का। मतलब ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो, तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, तब तब होता है, ठीक है, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VBA क्वेश्चन ये सब है, ये सब पक्का यानी आने की 90 मतलब 100 समझे ना, 100% गारंटी है, ये सब क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दोनों।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा सही आंसर। मतलब हाइड्रोजन बम किस किस पर अभिक्रिया पर आधारित है, तो दोनों पर आधारित है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर भी आधारित है और नाभिकीय संलयन पर भी आधारित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 28 में, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैनल में बस मतलब विद्युत संयंत्र है ऊर्जा को लेकर ना पूरा चर्चा किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो ये भी इसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके इसके पहले जितना चैप्टर था ना उसका हम भी ऑब्जेक्टिव ना क्वेश्चन हम करा दिया। ठीक है, उसका प्ले लिस्ट भी बना, मतलब प्ले लिस्ट भी बना है हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव शंकर पे। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तमिलनाडु। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में 28 नंबर का ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में मतलब तारापुर नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा है 29 में, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महाराष्ट्र में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, याद रखिए विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपके कुल अंक को मजबूत बनाते हैं। एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव गलत करिएगा ना एक ठो, तो आप समझ जाइए सीधा एक नंबर कट गया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन अगर अच्छा रहा ना एग्जाम में, बहुत अच्छा रहा ना, तो आपका एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और आराम से अगर फर्स्ट करिएगा तो 10th में तो 10 मिलवे करेगा, पते है। तो ऑप्शन ए में लिखा गया गुजरात। ऑप्शन बी में लिखा गया तमिलनाडु। और फर्स्ट कितने नंबर आता है, तो 300 मार्क पाता है। ठीक है, फर्स्ट 300 मार्क, अगर 300 आ गया ना तो आप फर्स्ट कर जाइएगा। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया महाराष्ट्र। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा सही आंसर। राणा प्रताप सागर नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। चलते हैं निष्कोण तरफ। लिखा गया है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्नाटक में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 30 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तमिलनाडु में मतलब कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो विद्यार्थियों, ये थे अध्याय 6 ऊर्जा के स्रोत के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि आपने अधिकांश प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही दिशा में है। यदि आप सच में बिहार बोर्ड 2026 में अच्छा परिणाम चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यहाँ आपको मिलेगा केवल परीक्षा उन्मुख और महत्वपूर्ण कंटेंट। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लक्ष्य रखिए 90+ अंक का। मैं हूं शंकर कुमार और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव शंकर। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।